4 कंडीशन पड़ी थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, ये तो पढ़े थे भी हमने। ठीक है, ये वाली कंडीशन में जानी थी कल। इन्हीं कंडीशन के आधार पर मूल का जो करेक्टर है वो डिसाइड होता है कि जो मूल है उसका करेक्टर क्या है, मूल किस तरह का है। रही बात भाई इसमें बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, तो हम तुलना कर लेते हैं एक समीकरण से। जैसे मान लो समीकरण, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो जो कोफिशिएंट होते हैं ये होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या 8, यहाँ पे एक्स का क्या बी, तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी बी की वैल्यू 8 होगी। यहाँ पे सी क्या है 16 है, और यहाँ पे एक्स क्या कुछ नहीं है, यहाँ पे ए है तो कुछ नहीं होता, फिर 1 होता है, तो ये 1 मान लिया जाएगा कि यहाँ पे भी 1 है, तो ये वैल्यू ये होगी। तो ए बी सी के मान हम ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस होता है तो बी का मान -8 आएगा, ठीक है ना, प्लस होता तो +8 ही होता। तो ये जो वैल्यू है हम इस एक समीकरण पुट कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में। ठीक, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी 8, तो -8 है, तो -8 का वर्ग करोगे प्लस ही रह जाएगा, माइनस के 4, ए का मान कितना 1, जब कुछ नहीं है तो 1 ही है, और सी का मान 16 है, तो गुण। हाँ फिलहाल तो इसमें नहीं पढ़ने वाला, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो -8 कितना हो जाएगा 64, तो 64 कितना आ गया 0, यानी ये वाली कंडीशन हमारी हो गई, ये वाली कंडीशन होगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना आ गई 0, यानी यहाँ पे जो डी है वो 0 है। और जब डी 0 होता तब क्या होता है हमें जानना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको कल कंडीशन बताई थी कि जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला था वो क्या था, x बराबर -b/2a प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये कल हमने पढ़ा था। बात समझ में आ गई। इनका एलसीएम लिखते हैं तो 2a के बारे में लिखते हैं खाली। अब जब ये 0 है, जब ये 0 हो जाएगा तो x का मान b/2a ही आएगा, दूसरा मान भी b/2 ही आएगा, क्योंकि x के 2 मान आने हैं। 2 मान क्यों आने हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो x के 2 मान इसलिए आने हैं। तो पहला मान भी b/2a, दूसरा मान भी b/2a रहेगा, तो मान बराबर हो गए। तो मान क्या है, बराबर हैं, और ये संख्या वास्तविक कहलाती हैं। काल्पनिक कब होता है, जब अंडर में माइनस होता है। तो हम ये कह देंगे कि हमारे मान क्या वास्तविक हैं और बराबर हैं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, वास्तविक हैं और बराबर हैं। तुल्य गुणन बराबर ही होता है, क्योंकि यहाँ पे बराबर ही आएंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी 0 होगी। जब ये वैल्यू 0 होगी तो x के मान बराबर हैं, है ना, बराबर हो गए। परी में ऑप्शन होता, परी में भी होता, परी में बोले तो परी में भी लग जाता। ठीक, बाकी क्योंकि हाँ 0 हो गया ना, तो ये तो परी में ही है। बात समझ लो, परी में तो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ए परी में कब होगा, जब इसकी वैल्यू हो और कुछ अंडर के अंदर होता। अगर ऑप्शन परी में आता तो परी में भी होता। तो x के मान बराबर हैं और वास्तविक हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये इस तरह सवाल होंगे जी। क्लियर होगी बात। मूलों की अगर प्रवृत्ति आपको निकालनी है, अगर आपको मूलों की प्रवृत्ति निकालनी है तो आप कुछ मत करिएगा, सिर्फ श्रीधराचार्य लगा दो, ठीक है। या फिर आपको क्या नाम बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इस पे काम करो सीधा। ठीक, देखो मैं बताता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो b का मान क्या है भाई 5। भाई ये b का मान होता है, ये b का मान है, ये c का मान है और ये a का मान है। कोई दिक्कत यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दें तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 25 माइनस के 4, a का मान कितना है 3। हाँ 5 का स्क्वायर, चलो 5 कर देते हैं, बाद में लिख देंगे। तो 4 गुणा 3 तो 25 हो गया। ये 25 माइनस के तो -11 आ रहा है। इस बात का मतलब समझते हो ना तुम। अगर इसका मान तुम्हारा 0 से कम है, मतलब 0 बड़ी है, तो जब आप लिखते हो ना ये वाला कंडीशन लिखते हो, इसका मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है -11, और ये अंडर रूट के अंदर -11 हो गया। और जब अंडर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाती है तो मान क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं। बात क्लियर हो गई। तो हमारे मान क्या होंगे, ऑप्शन है देखो काल्पनिक, इसमें भी काल्पनिक है भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान -11 आ गया,
अब -11 अंडर रूट के अंदर रखा हुआ है, तो इसका अंडर रूट से बाहर निकलेगा नहीं और ये इमेजिनरी बन जाएगा। तो जो मूल आएंगे वो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे वो मूल। ठीक, मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। अब काल्पनिक, हाँ बोलो तुम। वो x की वैल्यू खाली प्लस माइनस में आती है, वो एक बार प्लस। तो ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ना, ये गुणनखंड की दो, मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे गुणनखंड निकालते हो तुम, गुणनखंड तब निकलते हैं जब इसके गुणनखंड फैक्टर हो जाते हैं 3 3 9 के टुकड़े ऐसे हो जाए 5 बन जाए। 5 तो बनेगा नहीं, है ना? तब इस कंडीशन में श्रीधराचार्य लगाते हैं, यानी इस वाले फॉर्मूला लगाते हैं एक्स का मान निकालने के लिए। अब एक्स के दो मान कैसे आ जाएंगे? एक बार प्लस कर देंगे इसको, एक बार इसको माइनस कर देंगे, दो मान लिख देंगे यहाँ पे खाली। हम मान जो जैसे b की वैल्यू रख दी यहाँ पे, a का मान रख दिया ना, मान रख दिया तुमने यहाँ पे, तो जो मान आएंगे वो काल्पनिक होंगे। जैसे x मान तो आएगा, क्या आएगा? जैसे x बराबर है माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई? 5, 6 हो गया। एक बार प्लस कर देंगे, 6 है ना, एक बार इसे माइनस कर देंगे। हाँ, दो मान हो गए x थे, एक मान ये हो जाएगा प्लस करके, एक बार माइनस होगा। यहाँ पे वो i लग जाता है, यही मूल है, ये काल्पनिक है। ठीक, गुणनखंड हर उसके नहीं हो सकते ना समीकरण के, तो श्रीधराचार्य लगता है उसके लिए। तो कितने महान गणितज्ञ हैं देखो, उन्होंने समाधान बताया है। नहीं समीकरण तो ही फंस गए थे, टुकड़े नहीं हो रहे, नहीं बन पा रहे, तो ये काम करती है चीज़ें। क्लियर होगी बात? तो मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी इसमें? काल्पनिक। कभी इसको लगा दो, क्योंकि तो दोनों विरोधाभास हो गए ना, या तो वास्तविक हो सकती चीज़ या काल्पनिक हो सकती है। तो ये वाला नहीं लगाएगा, ये वाला लगाएगा पहला ऑप्शन। ठीक, क्लियर होगी बात? कट गया। ठीक, अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये इसको इसे मान लेंगे, देखो है ना, ये है बराबर 0। चाहो तो एक बार जोड़ दे, एक बार घटा लो। हमने स्क्वायर मान लिया ना, ये x + 1 a + b, बता देना कोई दिक्कत है इस काम में। ये होता है फॉर्मूला a² - b² बराबर होता है, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, तो यहाँ पे x + 2 हो जाएगा और यहाँ खाली x ही रह जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू तो 0 आ गई है भाई, एक तो x बराबर 0 है ही है, तो x बराबर 0 हो चुका है, और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। हाँ, x² + 2x हो गया ना। हाँ, दो मूल आ गए ना, ये तो अच्छा 0 जो लिख रहा है आ गए नहीं, तो ये तो समीकरण की पहचान होती है। 0 से उसका मतलब नहीं है, इस 0 से मतलब नहीं, ये तो समीकरण की पहचान होती है। समीकरण बहुपद में क्या अंतर होता है? मूल तो इसके एक तो 0 है और एक -2 है। हाँ, दो मूल होंगे, नहीं बराबर 0 से वास्तविक नहीं होंगे। अच्छा, तुमने वैल्यू पुट कर ली है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो मूल्य बता दिए हैं समीकरण बना के, वो दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा तुम इस 0 की वजह से बोल रहे हो। b² - 4ac का मान 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मूल भी क्या हमारे वास्तविक हैं, माइनस से कभी घबराना नहीं है, माइनस बस खाली काल्पनिक वही होगा जो अंडर रूट के अंदर माइनस होगा, और सब वास्तविक ही हैं, चाहे माइनस में है चाहे बटे में, चाहे कैसे ही है। ठीक, तो पहला आंसर होगा भाई, दो वास्तविक मूल हैं। हाँ बोल लीजिए, समीकरण बना लो मतलब, बिल्कुल समीकरण बन जाए, कोई दिक्कत ना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बनेगा, कैसी कर लो तुम। c बराबर 0 होगा, अगर मूल समान है तो इसमें क्या हो जाएगा, b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे भाई, जो b का मान है ये पूरा ही पूरा b का मान है, ये पूरा टोटल किसका मान है, b का, ये पूरा मान c का है, और यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इसमें। तो b का मान क्या है भाई, 2 × 1 + k, मतलब प्लस में k है 2, और ये 1 + k, इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। ये b का मान रख दिया, -k 4,
ए का मान एक ही है जब कुछ ना तो फिर एक ही होगा, और सी का मान कितना है के स्क्वायर बराबर 0। 0 क्यों रखें बराबर? क्योंकि मूल समान है, मूल समान होने पर इसकी वैल्यू 0 मानेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। ठीक, ये बात हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब जब वर्ग करेंगे 2 का वर्ग तो 4 हो गया, इसे भी खोल लेंगे, ये 1 प्लस के का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 1 प्लस के का होल स्क्वायर तुम जानते ही हो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस के का स्क्वायर प्लस के 2k माइनस के 4k स्क्वायर बराबर 0। अब 4 गुणा हो जाएगी अंदर, तो 4 प्लस 4k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8k माइनस के 4k स्क्वायर बराबर, इससे ये कट गया। अब 4 जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो 8k बराबर हो जाएगा माइनस के, और k बराबर हो जाएगा माइनस के 4/8 का मतलब कितना होता है, a माइनस के 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया माइनस के 1/2। ठीक, ये आंसर हो गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई, हाँ, हमें मूल का मतलब होता है कि भाई हमने कल भी सीखा थी बात ये कि मूल हम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि होती है। ठीक, आज गुणनखंड विधि काम ना करे फिर श्रीधराचार्य होगा। यहाँ तो गुणनखंड विधि काम कर जाए क्योंकि इसने बोला इस तरह से ही है। गुणनखंड विधि में क्या होता है, हमने कल ही जाना था, आप लोग भूल गए हैं कि भाई इसकी गुणा इसमें करते हैं 5 एकम, अब ये 5 हो चुका है, और 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें 5 हो जाए और भाग करें जो जोड़े तो 6 हो जाए। तो 5 एकम 5 हो गया और 5 एक 6 होते, अगर 5 एक 6 ना हो पाते, यहाँ 7 होता फिर से इधर चले लगाते। ठीक है ना, अब तो पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हाँ ये 5 हो गया और ये यहाँ पे 6 है, तो ये -1 और -5 अगर करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस बात को ध्यान देना होता है, ये 5 प्लस का है और यह माइनस का 6 है, तो दोनों माइनस के होंगे तब 6 आएगा माइनस के, यानी दोनों माइनस के होंगे तभी हमारा क्या आएगा भैया, 6 आ जाएगा। बात क्लियर हो? अब फिर मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी, हैं? अब मैंने एक बात और बताई थी, जिसकी हम गुणा करते हैं उसका हम भाग भी देते हैं। ठीक है, जिसकी गुणा करते हैं उसका हम भाग भी देते हैं। तो यह हो जाएगा माइनस के 1/5 और माइनस के 5/5, तो ये 1 बन गया, माइनस के 1 हो गया। अगर इसके फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर इसके हो जाते हैं, ये हो जाता है फैक्टर गुणनखंड। अगर तुम्हें मूल निकालने हैं तो मूल ऐसे निकल जाते हैं यहाँ पे, ठीक। दूसरी बात, अगर तुम्हें मूल पता करने हैं तो मूल वो होता है जो दी गए समीकरण को 0 कर दे। अगर आपको पता है कि इसका मूल 1 है तो 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 हो गया यहाँ पे, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 1 एकम 5 6, 0 कट गया, तो यानी इसके मूल हैं ये। ठीक, तो मूल की परिभाषा क्या होती है, मूल जो होता है वो समीकरण को 0 कर देता है। के का मान पूछ रहा है और बोला कि एक मूल 3 है। जब एक मूल 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है इसको समीकरण को 0 करेगा, इसका मतलब ये हुआ, यानी x का मान हम 3 रखेंगे। एक मूल 3 है तो इसका मतलब है कि जो x बराबर क्या है 3 है, और वो समीकरण पुट कर देंगे तो समीकरण 0 होनी चाहिए। तो हम 3 का वैल्यू पुट करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस के 8 गुणा 3 प्लस के बराबर 0। ठीक, अब 8 3 3 9 हो गया, 8 3 24 हो गया, प्लस के बराबर 0, तो माइनस के 15 प्लस के बराबर 0 और के बराबर क्या आ गया 15। ये हमारा आंसर हो गया 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ना। अगर आपको मूल दे के समीकरण पूछे, अगर आपको मूल दे के समीकरण पूछे कि समीकरण क्या होगी, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है भाई। 3 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 2 आएंगे, माइनस है ना ये भाई, ये 3 है ये -1 है, तो जब दोनों ऐड करोगे 2 आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और 3 में की गुणा करोगे कितना आएगा 3 एकम, क्योंकि माइनस में तो माइनस के 3 आएगा। ठीक, बात क्लियर हो गया। मैं एक बार पुट कर देने वालू, यहाँ पे +3 है और -1 है, तो ये हो जाएगा +3 और -1,
ये 2 बन जाएगा, वो -3 रह जाएगा, तो ये समीकरण हो जाएगी। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो इक्वेशन बनानी आपको आ जाएगी। एक और पॉइंट डाल लेना, नोट डाल के पॉइंट डाल लेना है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक पॉइंट और होता है नोट, जो डाल लेना नोट बना के। नोट पॉइंट क्या करना तुम्हें कि भाई हमने कोई भी रैंडमली इक्वेशन ले ली, जैसे ये है x² + x - 2, ये हमने कोई इक्वेशन ले ली है ना, या फिर कोई भी हमने बना दी, जैसे ये है x² - के 6x + के 5 है ना। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इसके जो गुणांक हैं, इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 1, और ये कितना है -2, तो 0 आ गया। इसका गुणांक कितना है 1 - 6। तो यहाँ से एक पॉइंट बन जाएगा कि यदि किसी समीकरण के गुणांकों का योग 0 होता है तो इसका जो मूल है हमेशा 1 होगा। एक जो 2 मूल होते हैं ना, उनमें से हमेशा जो एक मूल है वो 1 होगा, 1 होगा। बात क्लियर होगी। अगर हमें देख रहे हैं तो 5 एकम 5 1 ना बनेगा एक मूल, यहाँ पे 2 एकम 2 बनेगा, एक मूल 1 बनेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। टुकड़े करोगे तो इससे मतलब हमें ये बात क्लियर होगी कि यदि किसी समीकरण के गुणांकों का, गुणांक यानी कोफिशिएंट हो गए, गुणांकों का योग 0 है तो एक मूल अवश्य ही 1 होगा। दूसरे का पता कर लेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं, जो हमने इस पर आधार पर हमने सवाल देखा है, तो सवाल में क्या है कि इनको हम जोड़ें एक बार भाई, q - r + r - p + p - q, तो ये 0 हो जाएंगे, कट जाएंगे सब आपस में, ये तो कितना होगा 0। तो हम ये पता कर पाएंगे जो इनमें मूल है वो 1 होगा, यानी आंसर हमारा इन दोनों में से 1 ही होगा कि एक मूल तो 1 होगा। क्लियर है ना। दूसरा मूल पता करना है तो हम ये बात जानते हैं कि मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। मूलों का गुणनफल होता है ना भाई, मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल तो c/a होता है। तो एक मूल तुम्हें पता है, दूसरा तुमने x मान लिया है। c की वैल्यू क्या है p - q, और a की वैल्यू क्या है q - r। तो मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा p - q/q - r हो गया। तो इस मतलब p - q/q - r। तो कहने का मतलब इसके जो मूल हैं, एक तो हो जाएगा मूल p - q/q - r, और दूसरा हो जाएगा 1। ये तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नोट कर लो भाई, मैंने बता दिया 2 मूल मान लिए ना, x की वैल्यू निकालनी है भाई, मूलों का गुणनफल, यानी एक मूल ये 1 होगा, दूसरा मूल तुम बताना है। ठीक है, या दूसरा मूल ही लिख लो यहाँ पे अगर इससे दिक्कत हो रही है तो। हाँ मैंने x मान लिया, लेकिन फिर मैं दूसरा मूल लिख दे रहा हूँ। लो, तो दोनों मूल आ चुके हैं। ठीक है।